हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों, डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन थ्रू एमसीक्यू के अंदर, जैसा कि आपको पता है, हम हर रोज इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करते हैं, साथ साथ में एमसीक्यू भी कवर करते हैं। अब यहाँ पे आपको जो एमसीक्यू पहले भी दिखता है टॉपिक के, बाद में भी जो पहले सॉल्व करना चाहते हैं पहले कर सकते हैं, बाकी बाद में भी कर सकते हैं। यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, ये टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करने वाले, और लास्ट के अंदर मैं एक अनाउंसमेंट करूंगा जो इंपॉर्टेंट है आगे वाले समय के लिए, जो 2022 के अंदर एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए खास हम यहाँ पे इनिशिएटिव स्टार्ट करने वाले हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन देखिए, पहला उनके लिए जो पहले सॉल्व करना चाहते हैं, दूसरा यहाँ पे हम देखते हैं सीधा पीएम लॉर्ड्स कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान। यहाँ पे इसके ऊपर बात करते हैं क्विकली। दोस्तों, ये एक इनिशिएटिव रिसेंटली इंटरनेशनल वुमेन डे के ऊपर गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया। यहाँ पे क्या है, कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट प्लस इसके साथ साथ में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन प्लस यूनिसेफ, इन तीनों ने मिलकर ये स्टार्ट किया है। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या है कि हमारा राइट टू एजुकेशन जो पर्पज़ है ना, कि एजुकेशन देनी है, उसको फुलफिल करेगा। ये 11 से 14 साल की जो फीमेल है ना, उनकी एनरोलमेंट स्कूल के अंदर बढ़ाएगा। ठीक है जी। अब ये क्यों है, क्योंकि स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स जो थी हमारी, उसके अंदर थोड़ी सी जो पहले चल रही थी उसके अंदर थोड़ी सी हमें जो उसकी परफॉर्मेंस है वो डाउन देखने को मिली है। अब एसएजी है क्या, एसएजी क्या है कि जो 11 से 14 साल के जो ग्रुप है ना वुमेन का, उनकी डेवलपमेंट के लिए हमने स्टार्ट किया था। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड है ना, और इसको इंक्लूड कर दिया रिसेंटली मार्च 21 के अंदर हमने पोषण 2.0 से। अब पोषण क्या है, पोषण अभियान बेसिकली हमने स्टार्ट किया था कि बहुत से है ना ऐसे बच्चे होते हैं जिनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, उनके अंदर क्या होता है, उनकी ग्रोथ रुक जाती है या वेट कम होता है ना, ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो उनको हमने कम करने के लिए ये हमने स्टार्ट किया था। यहाँ पे जैसे स्टंटिंग है, अंडर न्यूट्रिशन है, अनीमिया है, जो लो वेट है ना, बर्थ वेट, इनको रिस्पेक्टिवली 2%, 2%, 3%, 2% पर एनम के हिसाब से हमने रिड्यूस करना है। इसके अलावा जो स्टंटिंग है 0 से 6 साल के बच्चे के अंदर, वो 38.4% से को हमने 25% बाई 22 करना है, ये ऐसा ने बोला। बेसिक देख लेते हैं क्विकली, पहले भी हमने बताया। वास्टिंग क्या है, लो वेट है ना, हाइट के हिसाब से, हाइट तो ठीक है लेकिन वेट उसका लो है। ठीक है दोस्तों, एज कंपेयर टू नॉर्मल चाइल्ड। स्टंटिंग क्या होता है कि एज तो उसकी ठीक है, एज उतनी है, दो बच्चों की सेम है, लेकिन एक की हाइट नॉर्मल है, एक ही कम है, तो वो स्टंटिंग आ गई। अंडर वेट है ना, एज के हिसाब से जो वेट होना चाहिए वो उसका प्रॉपर नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है प्री के लिए। अब यहाँ पे बात करते हैं कि मिशन जो पोषण 2.0 है, ये 21-22 बजट के अंदर गवर्नमेंट ने इसको अनाउंस किया। इसके अंदर भी क्या है कि इंटीग्रेशन और न्यूट्रिशन, बेसिकली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने हैं, इतना आप याद रखोगे, प्री के अंदर दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अ ड्रॉप आउट का मीनिंग क्या है, इज एन ever enrolled person who does not complete the last level of education for which he or she has enrolled and is currently not attending any educational institution. Second है, gross enrollment ratio is defined as enrollment of the official age group for a given level of education expressed as percentage of corresponding population. Third है, कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव aim to increase the enrollment and retention of the number of female aged 11 to 14 years in schools. 1 and 2, 2, 3, 1, 3 ऑल ऑफ दी। चलिए दोस्तों, इसको आप आंसर निकालिए। चलिए, तो यहाँ पे दोस्तों आंसर अपना आता है 1 and 3। सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यहाँ पे देखते हैं कि अब इसका फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, दोनों कंसेप्ट, नेट एनरोलमेंट रेशियो एंड ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के अंदर फर्क क्या है। मैं यहाँ पे नेट एनरोलमेंट रेशियो लिख रहा हूँ। ठीक है, बेसिकली एनरोलमेंट के स्कूल के अंदर बच्चे कितनों ने एडमिशन ली, ऐसा आप समझो। लेट अस से मैं लोअर प्राइमरी, ठीक है, लोअर प्राइमरी की बात कर रहा हूँ, लोअर प्राइमरी लेवल के ऊपर अपने पास कितने बच्चों ने एडमिशन ली है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ 6 to 10 ईयर एज, ठीक है दोस्तों, 1 to 5th क्लास। ठीक है, नेट एनरोलमेंट रेशियो क्या कहती है कि एनरोलमेंट, ठीक है, ऑफ ऑफिशियल एज, ऑफिशियल स्कूल एज डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन ऑफ ऑफिशियल स्कूल एज इंटू 100। ठीक है जी। यहीं पे मैं एक और फॉर्मूला लिखता हूं, दोनों के बीच में फर्क समझ आएगा अभी आपको। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, यहां पे क्या है, एनरोलमेंट हुई है इन स्कूल। ठीक है, अगर हम 1st to 5th कर रहे हैं तो 1st to 5th लिख दो यहां पे। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन ऑफ ऑफिशियल स्कूल एज। ठीक है जी।
अब ये दोनों के अंदर फॉर्मूले के अंदर फ़र्क है। कहने का मतलब यहाँ पे मैं आप एग्जांपल दे रहा हूँ, एक एरिया है, ठीक है दोस्तों, उसके अंदर लोग जो हैं, ठीक है जी, लेट अस से कि जो यहाँ पे ऑफिशियल स्कूल एज की बात कर रहे हैं 6 से 10 साल है, 6 से 10 साल के अंदर जो बच्चे यहाँ पे हैं वो हैं 100, ठीक है टोटल। अब यहाँ पे क्या हुआ कि 6 से 10 साल के बच्चों ने, ठीक है, यहाँ पे जो स्कूल के अंदर गए, ऐसा तो नहीं सारे के सारे चले जाएंगे, है ना, थोड़े बहुत कम होते हैं, नेचुरल है। तो सपोज करो यहाँ पे 80 बच्चों ने एडमिशन ली, इनकी एज कितनी है, 6 से 10 साल। जो रिकमेंडेड है, जो रिक्वायर्ड है ना, उतनी एज ही रिक्वायर्ड है, फर्स्ट टू फिफ्थ, और यही बच्चे यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन उस एरिया के अंदर इस एज की कितनी है, 100, तो आप 100 इंटू 100, तो ये अपना 80% आ गया। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो मैंने निकालनी है, तो क्या निकालूंगा, टोटल जो एनरोलमेंट हुई है स्कूल के अंदर, है ना। यहाँ पे क्या है, नीचे तो ऑफिशियल वो तो पॉपुलेशन सेम है 6 to 10 ईयर, है ना, तो कितनी है, लेटर से यहाँ पे से क्या, यहाँ पे 100 ही है ना, ये भी 100 है। लेकिन यहाँ पे जो स्कूल के अंदर एडमिशन ले रहे हैं, हमने ऑफिशियल एज वाले जो हैं वो तो काउंट करने हैं, कितने, 18 ने एडमिशन ली। लेकिन सपोज करो कोई एक 5 साल का बच्चा है, उसने भी एडमिशन ले ली, है ना, कोई 12 साल का है, उसने भी क्लास के अंदर एडमिशन ली। बहुत से बच्चे जो होते हैं लेट एडमिशन लेते हैं ना, 12 साल का है, कोई 14 साल का बच्चा है ना, ऐसे करते करते 40 बच्चों ने और एडमिशन ले ली। लेकिन इसमें 80 कितने हैं, जो 6 से 10 साल है, जो रिक्वायर्ड है हमें, और ये कितने हैं, या तो वो लेस देन 6 है या फिर मोर देन 10 है ना, ये उतनी एज की है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टोटल स्कूल के अंदर कितनी एडमिशन ली बच्चों ने वो गिन रहे हैं, यहाँ पे चाहे उनकी एज कम है चाहे ज़्यादा है, ग्रॉस के अंदर। तो यहाँ पे कितना है, 120 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, है ना, तो 120% हो गया। दिस इज कॉल्ड ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। सो ग्रॉस के अंदर क्या करते हैं हम, एज रिगार्डलेस ऑफ एज का हमें लेना देना नहीं है, बस वहाँ पे बच्चे कितने आए ये हमें ध्यान देना है। लेकिन नेट के अंदर हमें उसी एज के गिनने, चाहे इस स्कूल के अंदर सेम स्कूल की सेम जो क्राइटेरिया है, सेम के अंदर दोनों अलग अलग रेशियो निकल के आती है, क्योंकि यहाँ पे हमने वो बच्चे जो कम एज के हैं ज़्यादा के वो एक्सक्लूड कर दिए, ठीक है जी। तो ये आपने ध्यान रखना है। सो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कैन बी मोर देन 100%, ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, यहाँ पे बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, पहले स्टॉप करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे बात, मैनी इंडियन वॉलंटियर टू ज्वाइन यूक्रेन लीजन। दोस्तों अब रशिया के खिलाफ लड़ने के लिए यूक्रेन ने अलग अलग जो लोग हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, वो एप्लीकेशन दुनिया से बहुत से लोग भर रहे हैं कि हम यूक्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए रशिया के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे 500 इंडियन, ठीक है, अलग अलग कंट्री से जो इंडियन को बिलोंग करते हैं, उन्होंने इसको जो यहाँ पे एप्लीकेशन भरा है, ऐसी अभी रिपोर्ट आई है, ठीक है जी। अब यहाँ ये काम क्या है, यूक्रेन का डिफेंस करेंगे, लेकिन ऐसा ईजी नहीं है कि आप सीधा एप्लीकेशन भरिए आप ज्वाइन करके, नहीं, आपको क्या है कि ये भी देखना पड़ेगा उस कंट्री के जो डोमेस्टिक लेजिस्लेशन है ना, वो क्या कहते हैं, क्या वो अलाउ करते हैं, नहीं। लेकिन फिर भी एक रिपोर्ट है कि जो एक इंडियन स्टूडेंट है तमिलनाडु से, उसने ज्वाइन रिसेंटली किया है, और बहुत से लोगों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। जाते हैं नहीं या सोशल मीडिया पे ज्वाइन करते हैं, वो उनकी मर्जी है। डोमेस्टिक लॉ क्या करता है इंडिया का, सेक्शन 121 to 130 IPC ये बोलता है कि मान लीजिए जैसे इंडिया का किसी कंट्री के साथ फ्रेंडली रिलेशन है ना, आप दूसरी कंट्री के साथ मिलके ज्वाइन करके उसके ऊपर अटैक करते हो, तो वो ऑफेंस है, वो पनिशेबल है, इंडिया ये बोलता है। डेप्रीडेशन, ठीक है दोस्तों, बेसिकली डेप्रीडेशन ऑन टेरिटरीज ऑफ पावर एट पीस विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर अगर मैं सेक्शन 126 क्या बोलता है वो मैं एक बार बोलता हूँ। डेप्रीडेशन के बारे में बात करता है कि डेप्रीडेशन ऑन टेरिटरीज ऑफ पावर एट पीस विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। डेप्रेडेशन मतलब होता है एक्ट ऑफ अटैकिंग, तो आप उस कंट्री के ऊपर अटैक कर रहे हो जो इंडिया के साथ पीस में है, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर ऐसा पाया जाता है बंदा तो फिर पनिशेबल है, 7 साल के अराउंड यहाँ पे सजा भी मिल सकती है, ठीक है जी। तो यहाँ पे बात करते हैं, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया क्या उसकी मीनिंग है, क्या है। यहाँ पे देखो जो IPC के जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो न्यूज़ के अंदर रहे हैं उनके बारे में है कि किससे किससे। सेक्शन 126 इसके आगे लिखा है डेप्रीडेशन इन फ्रेंडली कंट्रीज। सेक्शन 141 टू आउटरीच रिलीजियस फीलिंग। सेक्शन 124A सेडिशन। सेक्शन 295A अनलॉफुल असेंबली। चलिए दोस्तों 1 2 3 2 3 4 1 3 या फिर ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है जी। तो इसको आप सॉल्व कीजिए। यहाँ पे मैं बात करूँ तो आंसर अपना आता है 1 और 3, ठीक है दोस्तों। सेकंड जो है 141 सेडिशन है, देन 141 जो है अनलॉफुल असेंबली है, देन 295A टू आउटरेज रिलीजियस फीलिंग्स,
ठीक है जी, अनलॉफुल असेंबली कि कुछ लोग इकट्ठे होके एलिजिबली, है ना, जानबूझ के पीस को डिस्टर्ब करें, तो 141 आईपीसी यहाँ पे लगता है। सो सेकेंड एंड 4, तो यहाँ पे अपना आंसर बनता है 1 और 3। ओके, थर्ड क्वेश्चन है उनके लिए जो पहले सॉल्व करना चाहते हैं। यहाँ पे बात करते हैं बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल टू मूव अहेड विद MVA पैक्ट। ओके, यहाँ पे दोस्तों मोटर व्हीकल एग्रीमेंट स्टार्ट किया, ठीक है, किस किसने स्टार्ट किया? ये स्टार्ट किया जब साइन किया जो बांग्लादेश है एंड भूटान, इंडिया, नेपाल, BBIN ने, ठीक है जी। इसके अंदर क्या था? इसके अंदर ये था कि कोई भी, जैसे मान लीजिए बांग्लादेश से इंडिया कोई व्हीकल आ रहा है ना, उसको अलाउ किया जाएगा, ठीक है दोस्तों, एंटर करेगा। हालांकि और भी बहुत सी टर्म एंड कंडीशन लगेंगी, लेकिन ये थोड़ा सा ट्रेड को बढ़ाने के लिए ये गवर्नमेंट ने सेटअप किया। लेकिन भूटान ने यहाँ पे बोला कि अब इतने व्हीकल मूव होंगे तो हमें भाई हमारा पोल्यूशन, आपको पता है कि वो पोल्यूशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल रखते हैं, है ना। तो उन्होंने बोला कि जब उनकी पार्लियामेंट के अंदर गया कि इसको रेटिफाई किया जाए, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, इससे ज़्यादा पोल्यूशन होगा तो हम यहाँ पे इसको रेटिफाई नहीं कर रहे। इसके अलावा यहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, ठीक है, वो इसको सपोर्ट करती है। किससे? इसको पार्ट मानती है किसका? साउथ एशियन सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम, जिसको SASEC भी बोलते हैं, ठीक है जी। ओके, तो यहाँ पे बात करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज हैव रेटिफाइड द मोटर व्हीकल एग्रीमेंट? इंडिया, म्यांमार, भूटान, नेपाल। 1 and 2 ओनली, 2, 3, 4 ओनली, 1, 3, 4 ओनली, 1 and 4 ओनली। चलिए जी, है ना, क्विकली, ये तो अब इजी है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो BBIN आपने याद रखना है। तो यहाँ पे भूटान जो है, भूटान ने अभी रेटिफाई नहीं किया। म्यांमार तो है ही नहीं बीच में, है ना, ये तो खेल ही नहीं रहा, है ना दोस्तों। तो इसके अलावा भूटान भी बाहर हो गया, तो अपना 1 and 4 इज द राइट आंसर हो गए। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए, पहले जो सॉल्व करना चाहते हैं। दूसरे यहाँ पे, इंडिया डायमंड इंडस्ट्री में लूज चीन ऑन कॉन्फ्लिक्ट। आपको पता है कि रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना। तो अब यहाँ पे हमने रिसेंटली पढ़ा था स्विफ्ट बैन के बारे में भी, है ना, स्विफ्ट बैन के बारे में रिसेंटली हमने पढ़ा। अब जो रशिया से, है ना, मान ली बहुत से सैंक्शन लग रहे हैं रशिया के ऊपर। रशिया का जो माइनर है एलरोजा, वो अप्रोक्सीमेटली 30% रफ डायमंड सप्लाई करता है। रफ डायमंड मतलब अनपॉलिश्ड, पॉलिश नहीं है ना। इसमें से इंडिया भी इंपोर्ट करता है, उसको बाद में पॉलिश करके इंडिया एक्सपोर्ट करता है। तो अब यहाँ पे जब इंपोर्ट करेगा तो पेमेंट देने में दिक्कत भी आ सकती है। हालांकि एलरोजा कंपनी जो है वो अंडर सेक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये आर्टिकल बोलता है कि दिक्कत फ्यूचर के अंदर हो सकता है कि क्या उनका मानना है कि फ्यूचर के अंदर और ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है। तो क्विकली हम बेसिक भी पढ़ लेते हैं। रफ डायमंड का मीनिंग क्या है? अनपॉलिश्ड, अनकट डायमंड, है ना। दूसरा, अब रिसेंटली 2021 के अंदर डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने एक यहाँ पे अनाउंसमेंट की। उन्होंने ये बोला कि इंडिया के अंदर अगर आपने रफ डायमंड इंपोर्ट करने हैं या एक्सपोर्ट करने हैं, वही जो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर पाएंगे जो रजिस्टर होंगे किसके साथ? जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ठीक है। अब इसके साथ क्यों रजिस्टर करना है? क्योंकि जो किम्बरले प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन स्कीम है, इसके लिए जो इंडिया के अंदर डेजिग्नेटेड एजेंसी है वो क्या है? जेम ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। अब ये किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम क्या है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों देखो, रफ डायमंड आ रहे हैं, है ना। रफ डायमंड के अंदर प्रॉब्लम क्या है? रफ डायमंड जब आते हैं, लेट अस से कि कोई एरिया किसी ने कैप्चर कर लिया, अब वो चाहता है कि वहाँ से डायमंड निकाल के रफ डायमंड मैं एक्सपोर्ट करूँ, ताकि वो पैसा जो है लगा के इलीगल एक्टिविटीज़ या गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने के लिए, है ना, किसी भी जो नेगेटिव पर्पज़ के लिए मैं यूज़ करूँ, है ना। उनको बोलते हैं, ऐसे डायमंड को बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट डायमंड, ठीक है। अब मेरे पास डायमंड आ रहे हैं, ठीक है जी, मेरे पास डायमंड आ रहे हैं, 2 पैक के अंदर है। अब इसके अंदर रफ डायमंड कौन सा होगा, है ना, दोनों रफ डायमंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। मैंने इसको अनकट है, मैंने इसको कट पॉलिश करके एक्सपोर्ट करना है। अब यहाँ पे रफ डायमंड तो आ रहे हैं, लेकिन क्या ये कन्फ्लिक्ट जोन से आ रहे हैं, जहाँ पे इस डायमंड को बेच के इसका जो पैसे से फाइनेंस किया जा सकता है इलीगल एक्टिविटीज़, या गवर्नमेंट को ही ओवरथ्रो कर दिया जाए, है ना, कुछ ऐसा, ये मुझे नहीं पता। तो इसके लिए इन्होंने ऑथेंटिसिटी बढ़ाने के लिए बनाया किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन। तो इसके ऊपर किम्बरले प्रोसेस का सर्टिफिकेशन जो होगा वो मैं मान के चलूँगा कि ये जो है ऑथेंटिक है, ये कन्फ्लिक्ट डायमंड नहीं है। यही काम है किम्बरले प्रोसेस का, ठीक है। हालांकि ये कोई अपने आप में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानते इसको, क्योंकि ना इसका परमानेंट ऑफिस है, ना ही परमानेंट इसका स्टाफ है, ठीक है दोस्तों। कॉन्फ्लिक्ट डायमंड को और क्या ब्लड डायमंड भी बोलते हैं, ठीक है। रफ डायमंड होते हैं जो, है ना, यूज्ड बाय रेबल मूवमेंट और देयर एलाइज
टू फाइनेंस आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स एम्ड एट अंडरमाइनिंग लेजिटिमेट गवर्नमेंट, है ना, जो भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। किम्बरले प्रोसेस इज एन इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन स्कीम दैट प्रिवेंट फ्लो ऑफ कॉन्फ्लिक्ट डायमंड। सेकंड है conflict diamonds are rough diamond used by rebel movement। थर्ड है polished diamonds do not require Kimberley process certification। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, फिर अपना आंसर क्या आता है, आंसर इज ऑल ऑफ दो। अब आपने बोलोगे सर ये तो आपने करवाया नहीं, लेकिन FAQ के अंदर उनके लिखा है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के क्या पॉलिश डायमंड के भी रिक्वायर है किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेट, इन्होंने बोला नहीं। यहाँ पे अब बात आ गई कि फिर हम अपना आंसर कैसे, पहले दो स्टेटमेंट देखो 1 और 2, जिसको 1 और 2 पता है ये तो हमने पढ़ी है, तो अपना आंसर सेम रहता। लेकिन ऐसी आदत डालनी पड़ेगी जहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट नहीं आती उसके तो दो स्टेटमेंट के ऊपर अपने आप को बैक करना है कि हाँ मेरी ये पक्का सही है, तो आंसर यही बनेगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए जो पहले सॉल्व करना चाहते हैं, बाकी यहाँ पे बात करते हैं। व्हाट वाज पाल ददव मसाकर। बेसिकली ये इंडियन एक्सप्रेस के अंदर आर्टिकल रिसेंटली आया, तो 100 साल हुए पाल ददव मसाकर को, किलिंग को, जो अभी रिसेंटली गुजरात के अंदर गवर्नमेंट ने बोला है। ठीक है जी, अब इसको जो 100 साल हुए हैं, लेकिन ये मसाकर है क्या, इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। बात है 1922 की। ठीक है जी, तो गुजरात के इधर जो प्रिंसली स्टेट होते थे उस टाइम पे, तो वहाँ पे उस रीजन के अंदर एक मूवमेंट चली, एक ही मूवमेंट के अंदर क्या था कि जो बहुत बड़े जमींदार हैं, है ना, ब्रिटिश है, ये बहुत ज़रा जो लैंड टैक्स रेवेन्यू जो है, लैंड रेवेन्यू टैक्स लेते थे, है ना, लगान लेते थे। बहुत से कन्फ्लिक्ट आपने सुने होंगे, बहुत से रिबिलियन सुने होंगे जो हिस्ट्री के अंदर, तो ये भी उनमें से एक है। तो अब इसका अपोज कर रहे थे, इसके अपोज के लिए जो मेन जो हेड थे वो थे मोतीलाल तेजावत। ठीक है जी, अब लोग जो हैं वहाँ पे जो ट्राइबल लोग हैं बेसिकली, वो एकादशी के दिन जो होली से पहले आता है उसको सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठे हुए, और लोगों ने ये भी बोला कि हम भाई टैक्स नहीं देंगे, ठीक है जी, बहुत ज़्यादा हमसे ले रहे हो। अब इसके लिए तो भील को भी पार्टिसिपेट इसके अंदर किया गया। उसके बाद आपको पता है ब्रिटिश अपोज करेगी, तो ब्रिटिश ने पैरामिलिट्री फोर्स बनाई, ठीक है, मेवाड़ भील कॉर्प्स। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे इनके जो कमांडिंग ऑफिसर थे HG सुतन, उन्होंने वहाँ पे फायर करने के ऑर्डर दे दिए, जिसकी वजह से बहुत से लोगों की डेथ होगी। ठीक है जी, तेजावत को भी 2 बार गोली लगी, लेकिन उसको लोगों ने बचा लिया। ठीक है, उसके बाद अब ये बोला गया कि जो जलियांवाला बाग जो मैसेकर था, उसके अंदर जो लोगों की डेथ हुई वो कम हुई थी और यहाँ पे ज़्यादा हुई है। ठीक है, तो इसलिए उसको बड़ा, ये उससे मैसेकर जो बड़ा था, ऐसा गवर्नमेंट का बोलना है। ठीक है जी दोस्तों, तेजावत कौन थे, वो भी एक बहुत सी जो लैंडलॉर्ड के अंदर काम करते थे। अब उन्होंने एक्सपीरियंस किया कि भाई इतना ज़्यादा टैक्स वसूल करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन हो रही है ट्राइबल की, तो उन्होंने इससे थोड़ी सी मोटिवेशन लेके वहाँ पे छोड़ दिया उसको काम को, और यहाँ पे इनके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो गए। यहाँ पे देखिए, अरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर अक्यूरेंस। जलियांवाला बाग मैसेकर, देन संथल रिबेलियन, नेली मैसेकर, देन पाल ददव मैसेकर। 2413, 1324, 2143, 2431। चलिए दोस्तों, अपना आंसर यहाँ पे, क्योंकि ये आपकी हिस्ट्री है तो ये तो आपको बिल्कुल ही आना चाहिए, तो यहाँ पे आंसर अपना आता है 2143। जलियांवाला का 1919, यहाँ पे पाल ददव 1922, नेली मैसेकर 1983, जहाँ पे हमने असम वाला वो है ना, जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो कन्फ्लिक्ट था, जो हमने पूरा डिटेल में एक लेक्चर जो पढ़ा था, है ना, प्रीमिक्स से पहले जब DND आता था, तो उसके इंडेक्स के अंदर मैंने बताया भी था आपको, संथल रिबेलियन 80, 55, 56, लेकिन वो आपको अभी कवर करने की जरूरत नहीं, बस इतना थोड़ा सा आइडिया आप ले लो। ठीक है दोस्तों, अब बात हुई कि अब हम आगे क्या, है ना, एग्ज़ाम आ रहा है भाई, 5 जून को एग्ज़ाम है आपका। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम 75 डेज़ का एक प्लान लेके आ रहे हैं। रात को आपको होगा सब्जेक्ट वाइज MCQ दिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये अराउंड 400 हम MCQ कवर करेंगे, ताकि, और जो रेलिवेंट टॉपिक है इस साल के लिए, तो आपको उसको रेगुलर देखना है, ताकि आपका इस साल का जो प्री है वो हम निकालने में, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन हो सकते हैं उसके अंदर आ जाए, अगर आ गए तो आपकी बात बन जाएगी, सीखेंगे आप बहुत ज़्यादा कुछ। एप्लीकेशन बेस्ड भी UPSC के अंदर काफ़ी ज़्यादा हेल्प इसके अंदर मिलेगी, क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन है वो थोड़ी उसको टच करती है। हालांकि UPSC का कोई टच बराबरी तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ कोशिश करते रहते हैं। सो दिस इज़ ऑल, सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।